जीवन की महान दौड़, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन की कहानी। धरती पर जीवन एक अंतहीन दौड़ है, जहां जीव, ऑर्गेनिजम्स अपने आप को ढालते हैं, संघर्ष करते हैं और जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह दौड़ किसी की योजना या डिजाइन से नहीं चलती, बल्कि स्वाभाविक रूप से घटित होती है जब प्रजातियां, स्पीशीज अपने वातावरण, एनवायरनमेंट के साथ संपर्क करती हैं। जिनके पास कोई उपयोगी गुण, ट्रेट्स होते हैं, वे जीवित रहते हैं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने फायदे की विशेषताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, जबकि बाकी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वरण द्वारा विकास, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, जिसे चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस ने बताया और प्रस्तावित किया था। हालांकि डार्विन पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कहा कि जीवन समय के साथ बदलता है। उनसे कई साल पहले जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने भी विकास, एवोल्यूशन के बारे में एक सिद्धांत, थ्योरी बताया था, लेकिन उनकी सोच बहुत अलग थी। लामार्क का मानना था कि प्रकृति खुद जीवों में बदलाव करती है और उन्हें उनके वातावरण के अनुसार ढाल देती है, जबकि डार्विन ने कहा कि प्रकृति किसी डिजाइनर की तरह नहीं, बल्कि एक चयनकर्ता, सेलेक्टर की तरह काम करती है। वह उन्हीं जीवों को चुनती है जिनमें पहले से ही उपयुक्त गुण मौजूद होते हैं। यही बात विकास की समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। अब हम डार्विन की यात्रा और उन्होंने जो प्रमाण, एविडेंस इकट्ठा किए, उन्हें जानेंगे ताकि उनकी सोच और लामार्क की सोच में फर्क को अच्छी तरह समझ सकें। खोज की यात्रा, डार्विन की सोच का विकास। 19वीं सदी की शुरुआत में एक जिज्ञासु और युवा चार्ल्स डार्विन ने एक यात्रा शुरू की जिसने धरती पर जीवन को समझने के तरीके को ही बदल दिया। उनकी यह यात्रा, जो HMS बीगल नामक जहाज पर थी, केवल समुद्र पार करने की नहीं, बल्कि प्रकृति की गहराई में जाकर जीवन की जटिलता को समझने की भी थी। डार्विन ने यह यात्रा क्यों की? 1831 में 22 साल के डार्विन को अचानक HMS बीगल के दल के साथ जुड़ने का निमंत्रण मिला। यह जहाज दक्षिण अमेरिका के तटों का नक्शा बनाने के लिए 5 साल की यात्रा पर जाने वाला था। डार्विन को एक नेचुरलिस्ट, प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में चुना गया, जो प्रकृति का अध्ययन करे और नमूने, स्पेसिमेंस इकट्ठा करे। उनके पिता पहले इसके खिलाफ थे, लेकिन डार्विन की प्रकृति के प्रति लगन ने उन्हें मना लिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा विज्ञान की दिशा ही बदल देगी। यह यात्रा केवल रोमांच नहीं थी, बल्कि धरती पर जीवन की विविधता, डाइवर्सिटी को देखने का एक मौका थी। HMS बीगल ने इंग्लैंड से 27 दिसंबर 1831 को यात्रा शुरू की और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई जगहों पर रुकी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब जहाज गलापागोस द्वीप पहुंचा। गलापागोस द्वीप कहाँ हैं? गलापागोस द्वीप समुद्र से घिरे एक समूह, आर्किपेलागो के रूप में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में स्थित हैं, जो इक्वाडोर के तट से लगभग 600 मील पश्चिम में हैं। ये द्वीप ज्वालामुखीय, वोल्केनिक हैं और यहाँ कई अनोखे पौधे और जानवर पाए जाते हैं। मुख्य भूमि से अलग-थलग होने के कारण ये द्वीप डार्विन के लिए जीवन को बिल्कुल नए तरीके से समझने की प्रयोगशाला बन गए। डार्विन की गलापागोस में खोज। डार्विन को यहाँ के जीव जंतुओं की खासियत ने चौंका दिया। हर द्वीप पर ऐसे जीव थे जो बाकी द्वीपों के जीवों से थोड़ा अलग थे। यह इशारा था कि शायद यह अलगाव ही उनके विकास, एवोल्यूशन का कारण बना। गलापागोस के फिंच पक्षी डार्विन की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक बने। शुरू में उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बाद में डार्विन ने देखा कि हर द्वीप पर फिंच पक्षियों की चोंच, बीक का आकार और बनावट अलग थी, जो वहां मिलने वाले खाने के अनुसार थी। जैसे कुछ के पास मजबूत, मोटी चोंच थी जो बीज तोड़ने के लिए उपयुक्त थी, जबकि कुछ की पतली, नुकीली चोंच कीड़े खाने के लिए बेहतर थी। डार्विन ने सोचा, क्या ये पक्षी एक ही पूर्वज, एंसेस्टर से निकले होंगे और फिर अलग-अलग परिस्थितियों में अपने आप बदल गए? इसके अलावा गलापागोस के विशाल कछुए, जायंट टोर्टोइसेस ने भी डार्विन का ध्यान खींचा। एक द्वीप के कछुओं की गर्दन लंबी और खोल, शेल, काठी के आकार की थी, जिससे वे ऊंचाई पर लगे पौधों को खा सकते थे।
जबकि दूसरे द्वीप के कछुओं की गर्दन छोटी और खोल गुंबद जैसे थे, जिससे वे जमीन के पास के पौधों को आसानी से खा सकते थे। डार्विन को यह समझ में आने लगा कि यह बदलाव उनके वातावरण के अनुसार हुए थे। गलापागोस के बाहर भी डार्विन ने अलग अलग महाद्वीपों के जीवों में गजब की समानताएं देखी। जैसे रिया पक्षी दक्षिण अमेरिका का एक उड़ान रहित बड़ा पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया के इमू और अफ्रीका के ऑस्ट्रिच जैसा दिखता है। ये सब दिखने में मिलते जुलते हैं, बड़े शरीर, मजबूत टांगें, उड़ नहीं सकते, लेकिन ये अलग अलग पूर्वजों से आए हैं। यह उदाहरण है संगत विकास, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, जहां अलग अलग जीव एक जैसे पर्यावरण में रहकर एक जैसे गुण विकसित कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में डार्विन को विशालकाय विलुप्त जीवों के जीवाश्म फॉसिल्स भी मिले, जैसे मेगाथीरियम विशाल जमीन पर चलने वाला स्लॉथ और ग्लाइपोटोडोन बड़ा आर्माडिलो जैसा जीव। ये जीव आज के कुछ जीवों से बहुत मिलते जुलते थे, जिससे यह अंदाजा हुआ कि जीवन धीरे धीरे समय के साथ बदलता है, किसी चमत्कारिक तरीके से नहीं बना। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। डार्विन की यात्रा और उनके अवलोकनों से उन्हें प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकास एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का विचार आया। उन्होंने कहा कि किसी भी जनसंख्या में हर जीव थोड़ा अलग होता है। कुछ गुण उन्हें अपने पर्यावरण में बेहतर जीने और अधिक संतान उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ये फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में भी जाते हैं। धीरे धीरे पीढ़ियों के साथ ये छोटे बदलाव मिलकर नई प्रजातियां स्पीशीज बना सकते हैं। जैसे गलापागोस के फिंच पक्षियों में अलग अलग द्वीपों पर अलग चोंच वाले पक्षी वहां के वातावरण में बेहतर ढल पाए और अधिक संतानों के साथ अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा पाए। लामार्क और अन्य सिद्धांतों से तुलना। जैसा पहले बताया, डार्विन से पहले लामार्क ने विकास एवोल्यूशन का विचार दिया था, लेकिन उनका मानना था कि जीव अपने जीवन में जो गुण हासिल करते हैं उन्हें अपनी संतानों को दे सकते हैं। जैसे अगर एक जिराफ ऊंचे पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन खींचता है तो उसकी संतानों की गर्दन लंबी होगी। डार्विन इससे असहमत थे। उन्होंने कहा कि गुण पहले से ही जीवों में होते हैं और जिनके पास फायदेमंद गुण होते हैं वे ही जीवित रहते हैं। डार्विन का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष यह था कि उन्हें यह नहीं पता था कि ये गुण कैसे आते हैं। उन्हें जीन और आनुवंशिकी जेनेटिक्स की जानकारी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर डार्विन ने कहा कि जिन जिराफों की गर्दन पहले से ही लंबी थी वे ऊंचे पेड़ों से खाना खा पाए, जबकि बाकी नहीं खा पाए। धीरे धीरे केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बचे। डार्विन ने उस समय के और भी कई सिद्धांतों को चुनौती दी, जैसे विशेष सृजन स्पेशल क्रिएशन का सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि ईश्वर ने हर जीव को वैसा ही बनाया है जैसा वह है। उन्होंने जॉर्ज क्यूवियर के विनाशवाद कैटास्ट्रोफिज्म को भी गलत बताया, जिसमें कहा गया कि जीवन बार बार खत्म हुआ और फिर नया जीवन बनाया गया। डार्विन ने कहा कि जीवन धीरे धीरे लगातार वातावरण के अनुसार बदलता है। डार्विन के काम का प्रभाव। डार्विन ने वर्षों तक अपने विचारों को संजोया, लेकिन वे उन्हें प्रकाशित करने में हिचकते रहे। उन्हें डर था कि समाज इन क्रांतिकारी विचारों को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन 1858 में एक और वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, जो दक्षिण अमेरिका और एशिया में काम कर रहे थे, ने डार्विन को एक लेख भेजा जिसमें उन्होंने लगभग वही सिद्धांत बताए थे। डार्विन ने अपने मित्रों हुकर और चार्ल्स लायल को यह लेख दिखाया और माना कि वॉलेस उनसे आगे निकल गए। लेकिन उनके मित्रों ने समझाया कि उन्हें एक साथ अपने विचार लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बाद डार्विन ने 1859 में अपनी प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को फिंच, कछुए, रिया जैसे जीवों के उदाहरणों और जीवाश्मों के आधार पर समझाया। शुरू में वैज्ञानिक समाज में विवाद हुआ, लेकिन समय के साथ आनुवंशिकी जेनेटिक्स और जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी के विकास ने डार्विन के सिद्धांत को और मजबूती दी। आज यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव है। जीवन की कहानी का नक्शा। डार्विन ने सिर्फ दुनिया के तटों का नक्शा नहीं बनाया,
उन्होंने जीवन के इतिहास का भी नक्शा तैयार किया। उनके अवलोकनों ने दिखाया कि जीवन चमत्कारों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों और वातावरण के अनुरूप ढलने की प्रक्रिया से बनता है। गलापागोस द्वीप आज भी उनके इस सिद्धांत की जीती जागती मिसाल है। डार्विन की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की महान दौड़ का कोई अंत नहीं है, यह लगातार चलती रहती है। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियो साइंस क्वेस्ट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।